अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम रोलर रिलेटेड ब्लो बैक मैकेनिज़म्स और राइफल G3 डिस्कस करें। ये मैकेनिज़्म कहाँ से शुरू हुआ, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है और हम क्यों इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। रोलर रिलेटेड ब्लो बैक मैकेनिज़्म वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था असॉल्ट राइफल, जो प्रिटी मच आज तक सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने एक राइफल बनाई थी STG-44, जो एक ब्रिलियंट राइफल थी फॉर इट्स टाइम, स्टिल इज़ अ वेरी गुड राइफल, जो गैस ऑपरेटेड इस्तेमाल करती थी। जंग के दौरान उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये राइफ़ल बनाने में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर ज़्यादा ख़र्चा होता है, और मीनवाइल उन्होंने एक और नया तरीका इन्वेंट कर दिया था राइफ़ल को चलाने का, जिसको रोलर रिलेटेड ब्लो बैक मैकेनिज़्म कहते हैं। ये एक मैथमेटिशियन का ग्रुप था जिन्होंने बेसिकली ये मैकेनिज़्म ईजाद किया था। खैर एनीवे, उन्होंने ये राइफ़ल डेवलप करने के बाद इसकी पहले पायलट लॉट बनी। बाय दैट टाइम जर्मनी जंग हार चुका था। ये राइफ़ल की पहली पायलट लॉट ही बनी थी। बर्लिन वॉज ओवर रन। ये वाले साइंसदान यहाँ से भाग गए और स्पेन में चले गए। स्पेन की गवर्नमेंट जानती थी कि इन साइंसदानों ने एक बहुत अच्छी सी राइफ़ल डिज़ाइन की है और उनको इस बात पे पनाह दे दी कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे लिए भी ये राइफ़ल बने। उन्होंने उसी राइफ़ल के बेसिस पे मॉडिफिकेशंस करके स्पेन की मिलिट्री के मुताबिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक राइफ़ल ईजाद की जिसका नाम था सेटन, जो 7.6251 में चैम्बर थी। इनिशियली डिफरेंट कैलिबर्स में थी, लेकिन विल नॉट गेट इनटू दैट। सेटमी बनाने के बाद जब ये सेटमी बन गई, बाय दैट टाइम जर्मनी के हालात अच्छे हो गए और इन लोगों को वापस जाने दिया गया, जहाँ जर्मन आर्मी नई फॉर्म हुई थी, जो वेस्ट जर्मन आर्मी थी, और उनको एक राइफ़ल की ज़रूरत थी। इनिशियली उन्होंने अपने कुछ टेस्ट एंड ट्रायल किए, जिसमें बेल्जियम की कुछ राइफ़लें, अमेरिका की R10 और वगैरह वगैरह राइफ़लें थी। लेकिन दैट साइड एक कंपनी फॉर्म हो गई थी जिसका नाम था H&K, और उन्होंने इन्हीं साइंसदानों को हायर किया और उन्होंने एक राइफ़ल बनाई थी जिसका नाम था G3, और जर्मन आर्मी ने वो G3 अडॉप्ट कर दी। फास्ट ट्रैक ये बेसिक राइफ़ल की तारीख़ है। आगे पाकिस्तान के फॉर्म होने के बाद पाकिस्तान फ़ौज और पुलिस को वही राइफ़लें मिली जो ब्रिटिश आर्मी इस्तेमाल करती थी, जो ली एनफील्ड्स थी, जो 303 कैलिबर की राइफ़लें। मीनवाइल पाकिस्तान आर्मी को अमेरिका से M1 गैरेंट राइफ़ल्स मिली, और हमने चाइना से SKS और टाइप 56 के अर्लियर वर्जन्स भी अडॉप्ट किए। पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज़ ने 1960 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज़ को टास्क दिए कि दे शुड कम अप विद अ सोल्यूशन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ताकि हम एक राइफ़ल इंडिजिनसली खुद मैन्युफैक्चर करें। जिसके लिए पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज़ ने मुख्तलिफ राइफ़ल्स की पेपर एवेल्यूएशन की। पेपर एवेल्यूएशन करने के बाद कुछ राइफ़लें शॉर्ट लिस्ट करके उनके सैम्पल्स मंगवा के उसके ट्रायल्स किए गए। ट्रायल्स के अंदर मिसाल के तौर पे बेल्जियम की एफनफाल थी और AR-10s वगैरह इस तरह थी। जर्मनी से G3 आई थी और फाइनल सिलेक्शन G3 राइफ़ल की हुई। 1964 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली G3 राइफ़ल बनी थी। टिल 1983 हम G3 राइफ़ल बनाते थे, जो बेसिकली वुडन स्टॉक। 1964 से 1983 तक पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज G3 राइफ़ल बनाती थी, विच वाज विद अ वुडन स्टॉक एंड अ फिक्स्ड बैरल। 1983 के अंदर पाकिस्तान ordnance factories carried out an upgradation program of the same rifle, and we adopted this A3 standard. A3 स्टैंडर्ड और G3 स्टैंडर्ड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस, जो विजिबल डिफरेंस है, वो है पॉलीमर फोरआर्म और पॉलीमर स्टॉक का, जो बेसिकली एक एनवायरमेंटल साइड से इश्यूज़ को एड्रेस करता है ताकि ज़्यादा अखरोट के दरख्त ना कटें, और दूसरी साइड पे इसकी ओवर हीटिंग या हीट अप होने के प्रॉब्लम्स भी एड्रेस करता है। लेकिन दैट साइड there was a performance benefit to going to A3 standard, which had a free floating barrel, which meant that the rifle has better harmonics, has consistent harmonics as compared to a fixed barrel. I'll not get into the details of it, उसके separately बाद में कभी address कर लेंगे। लेकिन A3 is more accurate than the rifle G3. Meanwhile, in 2010-11, there was a requirement for a shorter version of the rifle. So Pakistan Arms Factories came up with the rifle G3S. This has a barrel length of 12 inch. 12 inch as compared to G3 जिसकी 18 इंच है। दैट साइड ये तकरीबन 720 मीटर्स पर सेकंड मसल वेलोसिटी देती है 150 ग्रेन की गोली की, विच मीन्स कि अभी भी आप 400 मीटर तक उतना ही इफेक्टिवली पहुंच सकते हैं जितनी बाकी राइफलों में। तो आपके पास एक लाइटर छोटी राइफल है
جو آپ کلوز کوارٹرز کمبیٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکاز آف اٹس ویٹ اینڈ اٹس لینتھ. بٹ اف دیر از اے ریکوائرمنٹ یو کین اسٹل ریچ آؤٹ ٹو 400 میٹرز ود دس رائفل. سو اس پارٹ کے اندر ہم یہ ایڈریس کریں گے the strength and the weaknesses of the product. Like any other product, there are certain strength, there are certain weaknesses, and based on that you need to decide how you should replace it or modify that product. G3, in terms of strengths and weaknesses, we'll just first discuss the weaknesses and why then there is a need for the replacement of the rifle, or whether there is a need for replacement of the rifle. G3 is a relatively long and heavy weapon. It was built for a conventional warfare, and now the warfare has changed. It's far more fluid, and اس کے مطابق رائفل کو ماڈیفائی کرنا ضروری ہے یا ریپلیس کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے G3 ایک بھاری ویپن ہے, یہ 4.5 kg کا ویپن ہے. لیکن دیٹ سیڈ یہ بیٹل رائفل کے کمپیریزن میں اگر آپ جائیں, ماڈرن بیٹل رائفلس تقریباً 4.1 kg یا 3.8 یا 3.9 kg کے ریلم کے اندر ہی ہوتی ہیں. اس سے زیادہ لائٹ ویٹ زیادہ تر نہیں ہوتی ہے اپارٹ فرام ون اور ٹو پروڈکٹس. دوسرا اس کا از اٹس انیبلٹی ٹو ان اٹس کرنٹ وہ لے آؤٹ ماڈرن ایکسیسریز. مثال کے طور پہ آپ کا ایڈجسٹیبل اسٹاک آپ کو آج کل چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا لینتھ آف پل ایڈجسٹ کر سکیں. آپ کو آپٹکس لگانے کے لیے پکٹنی ریل چاہیے ہوتی ہے. آپ کو لیزر, ٹارچ, IR, اس قسم کی چیزیں, بولٹ ہولڈ اوپن ڈیوائسز, اسٹف لائک دیٹ, یہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. On the other side, these are genuine concerns and these genuinely need to be addressed. دوسری سائڈ پہ امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں لائک reliability, its accuracy, its range, its penetration. ان چیزوں میں کافی زیادہ لوگوں نے کنفیوز ہے, لیٹس پٹ اٹ سافٹلی. ان ٹرمز آف رینج, پینیٹریشن, ایکوریسی, ہم نے کافی زیادہ دنیا کی رائفلیں مختلف ٹیسٹ کی ہیں اور کافی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ رینج, penetration, accuracy میں G3 is pretty much still on top. Next thing is reliability. Reliability میں most of the people are of the opinion کہ since it's a blowback mechanism, residue comes in and the rifle magically stops. Yes, residue coming in a system is something that is not desirable, but that said, it does not mean if the residue is coming into your system, you will start jamming. Obviously جنہوں نے رائفل ڈیزائن کی ہے وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ ڈیٹیلڈ کیلکولیشنز کی ہوتی ہیں کہ کتنا ریزیڈیو اندر آئے گا اور کتنے دیر بعد اس رائفل کو کلین کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ امریکہ جو رائفل استعمال کر رہا ہے اس کے اندر پراپر گیس آ کے بولٹ ہیڈ کیریئر کے اندر آتی ہے اور ریزیڈیو رہتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رائفل خراب ہے اور اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. انہوں نے وہ رائفل 1960 سے رکھی ہوئی ہے, اس کو کانسٹنٹلی انہوں نے ورکس ویری ویل. اسی طرح G3 we fire 1000 rounds on it in an endurance without cleaning it. It does not jam. It's a very reliable system. And to say کہ جب when you start firing it you're going towards a jam is obviously that is true for every other system. It's like if you start driving ultimately you'll have an accident, so naturally. So that said, it's a very reliable platform. Next topic which needs discussing is recoil. Recoil پہ جانے سے پہلے I'd like to get some things clear. There are battle rifles, یہ فل پاورڈ کارٹریج ہے, اس میں 7.6251, 7.6254 ٹائپ سی کارٹریجز آتی ہیں, اور یہ اسالٹ رائفل ہے 5.56, 5.45, 7.62 to 39. یہ ان کمپیریزن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک کارٹریج از فل پارٹ جو یہ ہے, اور یہ انٹرمیڈیٹ پاور ہے. اس میں پاؤڈر زیادہ ہوتا ہے, اس میں پروجیکٹائل زیادہ بھاری ہوتا ہے, وچ مینس اس کا ریکوائل زیادہ ہوگا ایز کمپیئرڈ ٹو دس. تو جب آپ ایک بیٹل رائفل میں چیمبرڈ رائفل کا ریکوائل میجر کرتے ہیں تو آپ اس کو اسالٹ رائفل سے کمپیئر نہیں کرتے. تو
Comparing battle rifle recoil with assault rifles is just not a sensible way to do it. That said, in terms of recoil, G3 has got good recoil. I've fired a lot of different weapons. I'm not going to get into names and name the platforms of different manufacturers, which are brilliant platforms, I must add. But that said, G3 का recoil relatively काफ़ी कम है if you're going to compare it to a battle rifle. Agar if you're going to compare it to a .22 or an assault rifle or a submachine gun or an air gun, then we've got a problem. Next is the roller delayed blowback and the G3's performance in extreme climate. Well, before I start addressing that, let me start by saying in extreme climate, you need to prepare your product according to that climate. मिसाल के तौर पे जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, सब ज़ीरो टेम्परेचर चला जाता है, तो आपने अपनी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर एंटी फ्रीज डालना है. अगर उतनी सर्दी पड़े कि रेडिएटर के अंदर पानी फ्रीज हो, तो इट डजेंट रियली मैटर आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, यू विल हैव अ प्रॉब्लम. इसी तरह रिगार्डलेस कि आपके पास कितनी अच्छी या कितनी ख़राब गाड़ी है, अगर आपने एक आईसी रोड पे जाना है जहाँ बर्फ़ पड़ी हो, मिसाल के तौर पे मरी, नथिया गली, कोयटा, और बर्फ़ हो, तो आपने उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करनी होती है और वो वाले टायर लगाने होते हैं या उस पर ऊपर चेन चढ़ानी होती है. रिगार्डलेस कि आपकी कितनी अच्छी गाड़ी हो, और अगर आपने ये प्रिपरेशन ना की हो तो यू विल हैव प्रॉब्लम. दैट सेड, उसी तरह जब आपने एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाना है तो आपने अपने प्रोडक्ट को उसके मुताबिक प्रिपेयर करना है. कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, कौन सा ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है, किधर ऑयल लगाना है, किधर नहीं लगाना, कौन सा एक्सेसरी उस पर लगानी है, कौन सी एक्सेसरी नहीं लगानी, और किधर लगानी और किधर नहीं लगानी, आर सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. So that thing established, G3 works in extreme climate, especially in काफ़ी cold condition. One of the myth about it is somehow it just magically stops working when it's cold, which is absolutely rubbish. It was designed and manufactured by a people who live in a cold, relatively cold environment, who have got very good experience in fighting an extremely cold environment. Naturally, they'll not come up with a product that doesn't work in cold. That said, every batch of the rifles that is prepared, one of the rifle always goes for an extreme climate test, which means it will be chilled for an X amount of time in -40 degrees centigrade, brought out and fired. And it works in extreme climate. That said, why isn't it used in that sort of extreme climate is based on some other facts also. Depends on what sort of maintenance regime is there. If you've got a weapon that is more better suited for that specific conditions, why not use it? And depends upon how high you are fighting that war. A G3 is a 4.5 kg weapon. That's heavy under normal circumstances. That's very heavy if somebody asks you to climb to 21,000 foot in -40 degrees centigrade. And that's not just the start of the problem. G3 1000 ammunition is 32 किलो, 32 kgs, which means कि अगर आपने कोई ये कहे कि आपने 21,000 फुट पे जाके लड़ना है, जो हमारे जवान वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, और उनको एक राइफ़ल दी जाए और इतना ज़्यादा हैवी एमिनेशन दिया जाए, और आपके पास एक बेहतर ऑप्शन, एक लाइटर वेट ऑप्शन जो स्पेसिफिकली इस इन्वायरमेंट के अंदर एक्सेल करती हो, और वो एमिनेशन उसका लाइट वेट हो, तो नेचुरली यू विल गो फॉर एन अदर सोल्यूशन. That said, I respect what they are doing and I fully agree to them, and they're professionals, and I don't have the experience in that environment to question them. Lekin for our internet warriors and keyboard warriors out there who just somehow think G3 doesn't work in -40 or -10 or -9, well, I have another news for you. It actually does. So that said, what we will do is we will address all these issues in some small educational videos, so we can learn from our experience. So what we will do is we'll start with a small test and trial. We will take a G3, put it in -40, bring it out and shoot it, and let's see how much it
how effective it is or it is not. We can also, put a G3 in -40, take it out, put it back, give it a couple of thermal shock tests, and let the moisture build up on it, and take it inside it again. And then once all the moisture really converts into ice, and then freeze it, we will see how it performs. We can also do is, like, we can put a everything. Like, we can take a G3 fire 120 rounds, get all the residue in, and then freeze it, and then shoot it, and let's see how it performs. Once we have done that, maybe in the next part we can just show the reliability, fire a good amount of rounds on it without cleaning. So we want to just put that thing to rest also. And we can also do accuracy, range, penetration test like that. Just depends on how much time we get. So I just want to do this video in addressing all the myths and realities about the roller-related blowback mechanisms and G3. So let's see how it goes.